डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही जब वेक्टर बताया था तो बताया आप लोगों को बात याद होगी कि वेक्टर प्रोडक्ट मैंने बताया था कि दो तरह के हो सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। और दोनों ही प्रोडक्ट हम लोगों को जो है जानना है। तो एक एक करके हम लोग पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग कर सकते हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट, या इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा हुआ है ये भी मैं बता दूं। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो इनको अगर हमें प्रोडक्ट करना डॉट प्रोडक्ट, तो उनको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ बीच में एक डॉट होगा, ए डॉट बी। यहाँ है तो ये प्रोडक्ट, लेकिन सिंबल इसका डॉट होता है। और क्रॉस वाले में आप देखेंगे कि ए क्रॉस बी। तो देखिए ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो हम लोगों को दोनों ही चीज़ों को सीखना है कि अगर ए डॉट बी करेंगे फिर क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और ए क्रॉस बी करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो जब भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका मैंने बता दिया कि दोनों ही वेक्टर्स के बीच में एक डॉट लगा देंगे तो ये उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी तो ये तो अभी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है ये मैं पहले बता रहा हूँ। और क्रॉस में क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा देते हैं, तो ये उनका क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसका कारण ये है कि जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा, जो हमें इसका आउटपुट मिलेगा डॉट वाले केस में, वो कैसा होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी कि वो एक मैग्नीट्यूड केवल होती है, तो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। हालांकि वेक्टर प्रोडक्ट के पहले दोनों ही जो थे वो कैसे थे, वेक्टर थे। ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा जो इसका, वो क्या हो जाएगा, वो स्केलर हो जाता है। तो इसलिए इसको एक हम और भी नाम दे देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो इसका आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो कैसा होगा, स्केलर होगा। जबकि जो क्रॉस वाले में क्या होता है, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा होता है, वो वेक्टर होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सेकंड नेम हो जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का सेकंड नेम हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। तो पहले तो हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ही जानना है। तो पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के, बिल्कुल मैथमेटिकल है, इसमें कोई बहुत थ्योरी थोड़ी ना है कि इसमें कोई डिफिनीशन है या कुछ सॉल्व करना होता है। तो फॉर्मूला मैं पहले लिख दूं, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस वैल्यू ऑफ वेक्टर बी। ये एरो है सबके ऊपर, एरो था यहाँ पे, कॉस थीटा, यानी कि ए और बी के बीच में थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, कॉस अच्छे से बना देते हैं। अब थोड़ा अच्छे से बन गया है वैसे। चलिए, तो ए डॉट बी, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी का मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि मॉड ए क्या है, उसकी मॉडुलस वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर ए है ना, तो इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो उसका मॉडुलस वैल्यू यानी सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड। उसी तरह वेक्टर बी है तो उसका मैग्नीट्यूड। और दो वेक्टर हैं तो उनके बीच में कुछ एंगल हो सकता है कि 0 हो सकता हो, कि 90 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 180, जो भी होगी। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल और उसका कॉस कर देंगे भाई। अगर 30 होगा तो कॉस 30, 60 होगा तो कॉस 60। तो ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आएगा वो कहलाता है। तो इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए स्केलर कैसे आएगा भाई। ये तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, सिर्फ ये भी मैग्नीट्यूड ले लिए हैं, और ये तो कॉस की वैल्यू का तो मैग्नीट्यूड ही होता है, कोई इसमें डायरेक्शन तो होता नहीं। ये नहीं है कि कॉस 30 के साथ हम लोग एंगल भी दिखाते हैं, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है।
तो तीनों ही मैग्नीट्यूड हो गए हैं, तो जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा रिजल्ट आने वाला है, स्केलर आने वाला है। तो ये क्लियर हो रहा होगा कि डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होता है, स्केलर होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा और नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। ए डॉट बी कॉस थीटा, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रखिएगा डॉट प्रोडक्ट के लिए, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो आप लोग याद होगा क्लास 9th में वर्क का फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ इक्वस टू पढ़ते थे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस तो क्या होता था, एफ एस कॉस थीटा होता था। तो आपको याद आ गया होगा कि वो कैसा प्रोडक्ट होता था, डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी अब आप लोग बताएंगे वर्क की डिफिनीशन, तो ये सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं, यहाँ पे अब पूरा डिटेल आपको बताना होगा कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि प्रोडक्ट तो दो तरह का हो सकता है, क्रॉस, तो क्रॉस करने पे फिर स्केलर नहीं आएगा, यानी फिर वर्क नहीं आएगा, क्योंकि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क तभी आएगा जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कौन सा प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस करने पे फिर वर्क नहीं, कोई और वैल्यू या कुछ और क्वांटिटी, या कह सकते हैं कुछ और चीज़ आने वाली है। तो वेक्टर जो है, वेक्टर में प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, डॉट और क्रॉस। तो डॉट का फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब आइए इसको कैसे कह सकते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला तो मैंने लिख दिया, तो मैं दो वेक्टर्स ले लेता हूँ इन टर्म ऑफ आई जे के यूनिट वेक्टर्स। तो सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है ए 2i 3j प्लस के, और कोई v वेक्टर है i प्लस के, कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये दो सिंपल केस लिया हूँ। अब इनका हम लोगों को करना है डॉट प्रोडक्ट। तो एंगल वैंगल तो यहाँ दिया नहीं है ना भाई, एंगल वैंगल गिवन होता है तब तो हमारा काम आसान हो जाता है कि सीधे सीधे जो है और उनका मैग्नीट्यूड निकाल करके और कर देंगे। लेकिन इस तरह से फॉर्म दिया होगा तो कैसे करेंगे, और कैसे जो हम पूरा फॉर्मूला बताएं उसका भी यूज कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ हम लोग इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, इनका हम लोगों को करना क्या है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी। तो पहले तो आप लिख लीजिए, ए की जगह पे वैल्यू लिख लीजिए, ए की वैल्यू है 2i 3j, यहाँ जे के ऊपर कैप है ये, के कैप, और फिर बी लिख लीजिए, बीच में डॉट लगा दीजिए, आई और के, और यहाँ से आप सिंपल मैथ्स लगा दीजिए। सिंपल मैथ्स का मतलब ये हो गया कि बेसिक जो कह सकते हैं कि रूल्स क्या होता था इस तरह से, भाई ये वाला टर्म उठाएंगे और इस दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको उठाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई, इसको उठाएंगे, ये याद होगा ना, अलजेब्रा में एक टर्म को उठाते थे, जैसे सिंपल जो मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, लेकिन आप वेक्टर को ध्यान में रखते हुए करने वाले हैं। अब देखिए 2i को आप यहाँ से ले जाएंगे तो इस i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, तो सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 2i को ले जाएंगे i के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो i और i। अब याद रखिएगा स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था, जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देखेंगे कि i जो है x एक्सिस की डायरेक्शन में, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, जबकि j होता है वो y एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, k जो होता है वो z एक्सिस में, थ्री डायमेंशनल, मैंने बताया था थ्री डायमेंशनल प्लेन में कैसे हम लोग वेक्टर्स को लिखने का तरीका क्या होता है। तो आई जे के याद होगा आप लोगों को, आई जे के यूनिट वेक्टर होता था एक्स वाई जे जेड कोऑर्डिनेट्स में। तो ये भी आई है, और आई का मल्टीप्लाई किससे होने जा रहा है, अभी आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होने जा रहा है। तो आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, आई और आई के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। दोनों ही एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आई है, ये भी आई है, तो आई आई के बीच में 0 डिग्री का होगा। ये समझ पा रहे होंगे बच्चों आप लोग, क्योंकि आई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है ये, तो आई और आई एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी 0 डिग्री होगा। तो रूल क्या है वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनके बीच में कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस एंगल के कॉस का मल्टीप्लाई।
तो यहाँ पे इस आई का जो है मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, इस आई का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं मतलब 1 है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा सा जगह कम है। अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक केस एक सॉल्यूशन जहाँ हुआ सब कुछ क्लियर होने लगेगा। मैं इसको ऊपर ही सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो आई पहले हम लोग उठाएंगे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, फिर आई को उठाएंगे जे होता तो जे के साथ, नहीं तो यहाँ के है तो डायरेक्ट के साथ, फिर इसी तरह जे को उठाएंगे आएगी। तो सिंपल मैथ्स यहाँ पे लगने वाली है, लेकिन वेक्टर को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। तो देखिए आई को उठाएंगे आई के साथ, तो कुछ लोग क्या करेंगे कि 2i² लिख देंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आई है यहाँ आई है, जैसे यक्स है यक्स एक्स का मल्टीप्लाई तो x², नहीं बच्चों ऐसा यहाँ पे नहीं करना। वेक्टर को भी अभी मैंने बोला कि रूल को फॉलो कराना है, वेक्टर्स के तहत हम लोगों को काम करना है। तो आई और आई के बीच का एंगल जो है वो 0 होता है। तो पहले तो इस आई के मैग्नीट्यूड का यहाँ पे 2 है, बगल में जो लिखा होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, आई डायरेक्शन है। यहाँ पे आई के बीच बगल में कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आई और आई के बीच का एंगल क्या है 0 है, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये दोनों उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो गया, और ये बीच में मैंने उनका जो है वो लिख दिया, क्या लिख दिया कह सकते हैं कि cos की वैल्यू लिख दी। फिर आई को उठाइए जे के साथ, तो यहाँ जे तो है नहीं, के के साथ करेंगे तो फिर से वही चीज़ होने वाला है। पहले वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो के का मैग्नीट्यूड बगल में कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 2। लेकिन आई और के बीच का एंगल क्या होगा, तो आई फॉर एक्स एक्सिस, के फॉर जेड एक्सिस। तो जो तीनों ही एक्सिस होती हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई और के बीच में, चाहे आई और जे के बीच में, चाहे जे और के बीच में, कोई भी दो अलग अलग एक्सिस के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनने वाला है। तो आई और के बीच में 90 डिग्री बनने वाला है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ पे जो है 2 इंटू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस चीज़ से कंक्लूजन निकल के आ रहा होगा, इस चीज़ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा होगा कि जब भी रिजल्ट हमें 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट तभी मिलने वाला है जब हम आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करें आई के साथ, क्योंकि जे और के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, उनकी वैल्यू वही उनके मैग्नीट्यूड का कुछ भी वैल्यू आए, कॉस का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos 90 आएगा तो 0 हो जाएगा। उसी तरह जे का मल्टीप्लाई हम लोग जब आई और के साथ करेंगे तो 0 आने वाला है। जे का केवल किसके साथ रिजल्ट आएगा 0 के साथ आएगा, जे के साथ आएगा सर, और के का रिजल्ट किसके साथ आने वाला है सिर्फ और सिर्फ के साथ। आई जे के साथ क्यों 0 होगा ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि उनके बीच में 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 हो जाएगा ना बच्चों। तो अब हम लोग डायरेक्ट उसी रूल को फॉलो कराएंगे, इतना लंबा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब अब क्लियर हो गया कि आई का मल्टीप्लाई सिर्फ आई के साथ होगा, जे और के साथ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई का मल्टीप्लाई आई के साथ 2 होगा, अभी मैंने दिखा दिया 2 इंटू 1 2, और आई इंटू आई यानी कि यहाँ पे cos 90 और cos 90 की वैल्यू cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 हो गया। अब जे को उठाइए, तो जे को उठाइए आई में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि के को में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और जे तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो ओवरऑल ख़त्म ही हो जाएगा। भाई जे टर्म है नहीं, यहाँ पे जे नहीं है, तो क्या आप उसको 0 जे लिख सकते हैं, मतलब ये है नहीं तो 0 जे लिख दिया मैंने। अब आप आई के साथ करेंगे तब तो वो ख़त्म ही हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे के साथ करेंगे तो देखिए 3 इंटू 0 0, और जे इंटू जे जरूर 1 होता है, लेकिन 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, तो ये भी नहीं रहेगा, के साथ भी नहीं रहेगा, तो यानी जे के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। के को उठाइए, के का आई के साथ 0 हो जाएगा, के का के साथ रिजल्ट होगा, तो के का जब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, और के बीच का एंगल 0 डिग्री यानी cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 1, तो यानी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 3। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई।
ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो क्लियर हुआ होगा बच्चों, इसको खुद से भी करने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं किया गया, आई का मल्टीप्लाई सभी टर्म्स के साथ करवाएंगे, लेकिन बाकियों के साथ रिजल्ट 0 आने वाला है। सिर्फ आई का मल्टीप्लाई आई के साथ ही रिजल्ट देगा, क्योंकि जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो cos 90 यूज करेंगे तो हर बार हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा वो। उसी तरह जे का सिर्फ हम लोग जी, तो यहाँ सिंपल रूल निकल के आया था कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से। तो अब ओवरऑल जो रूल निकल के आया वो यही है कि डॉट प्रोडक्ट करने के लिए करना क्या होता है कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट के साथ, के कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट के साथ। बाकियों के साथ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 0 आने वाला है। और ओवरऑल ऐड कर दीजिए, तो जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इसके साथ कोई आई जे के का टर्म आया ही नहीं है, अकेले ही आया है, यानी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, यानी ये कैसा प्रोडक्ट था, स्केलर प्रोडक्ट था। तो हमारा ए डॉट बी निकल गया 3। चलिए अभी जो है इसमें क्वेश्चन और भी तरह के आ सकते हैं, एंगल पूछ सकता है। हमने डॉट प्रोडक्ट तो निकाल दिया, लेकिन अगर पूछ दिया है कि भाई ए और बी के बीच का एंगल क्या था, कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ए डॉट बी की वैल्यू 3 है, ये याद रखिएगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, ए डॉट बी की जो वैल्यू है, सब जगह एरो जरूर लगाएंगे, 3 आया। अब कह रहा है कि इनके बीच का एंगल निकालिए, ए और बी का। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि ए और बी के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जाके ये थीटा जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो थीटा ही क्या पता लगाना है हमें, कॉस थीटा की थीटा पता चल जाए या कॉस थीटा पता चल जाए तब भी। तो यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये फार्मूला हो जाएगा, क्रॉस इधर कर दिया गया है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए डॉट बी यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया, 3 आया है। मॉड ए और मॉड बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मॉडुलस वैल्यू निकालना मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मॉडुलस वैल्यू निकालना मैंने स्टार्टिंग में बताया था। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी एक छोटा सा केस लेके, सपोज कर लीजिए कोई वेक्टर है, ये फॉर्मूला आपको दिख गया होगा, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, 2i प्लस 3j और वेक्टर भी ले लेता हूँ, i प्लस j, है ना। और हमको इनके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लेंगे। तो अब तो डॉट प्रोडक्ट तो आप लोग चुटकियों में कर लेंगे इसको, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। इसमें के तो है नहीं, आई का आई के साथ, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो टोटल ए डॉट भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मॉड ए कैसे निकालेंगे, तो मॉड ए निकालने का तरीका मैंने बताया था कि रूट ओवर सभी कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देते हैं, के होता तो के का भी, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। तो आई का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, जे का क्या है 9, के का होता तो उसको भी स्क्वायर करके ऐड कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा √13। मॉड ए निकालने का तरीका क्या है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4,
जे का जो कोफिशिएंट है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए तो 9। अच्छा के होता तो उसका भी स्क्वायर कर देते और फिर सबको ऐड कर दीजिए, जो होगा उसी का करेंगे। उसी तरह मॉड बी की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 1 + 1 2 आने वाला है भाई, आई का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। और फिर फार्मूला जो अभी मैंने बताया था उसमें पुटअप कर दीजिए। तो हमारा ए डॉट बी आया है 5, मॉड ए की वैल्यू 13, मॉड बी की वैल्यू 2, तो कॉस थीटा इक्वस टू, फार्मूला नोट किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे क्या था, ए डॉट बी था ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा ए डॉट बी और नीचे था मॉड ए मॉड बी, तो मॉड ए की वैल्यू √13 और √2, तो √13 मैं लिख ही देता हूँ, √13 डॉट √2, तो √13 और √2 का मल्टीप्लाई जब होगा, डॉट मतलब ये प्रोडक्ट है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों का, इसको मैं इरेज कर दूँ, √13 और √2, तो ओवरऑल कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 5/√26, तो कॉस थीटा की यही वैल्यू आ गई, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/√26, जगह नहीं है मतलब कॉस जाएगा तो इधर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह का आ रहा है। अब ये मैंने क्वेश्चन खुद से किया था, क्वेश्चन जब भी आएगा तो सेट क्वेश्चन आता है, यानी कि कुछ ऐसी वैल्यू निकल के ज़रूर आएगी जो, जैसे यहाँ पे कुछ 1/2 आ सकता है, 1 आ सकता है, √3/2, कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा। तो आप सीधे टेबल आपको याद है कर लेंगे, और अगर नहीं टेबल याद है तो आप कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर जो है 100% करेक्ट माना जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ढेर सारे वेक्टर्स का मैं अभी जो है इसमें क्वेश्चंस भी दूंगा, और इसको सीखने के बाद फिर हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे, क्योंकि क्रॉस में थोड़ी सी गणित थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसमें हम लोगों को मैथमेटिक्स आपका अभी तक इसमें क्या था कि क्लास 10 तक जो आप लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी है उसका यूज करके हम लोगों ने सारा काम किया है भाई, गुणा करना, थोड़ा सा एलजेब्रा का यूज किया है, तो कॉस का, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, तो बिल्कुल कह सकते हैं क्लास 10th के मैथ्स पे बेस्ड था। लेकिन जो क्रॉस वाला है उसमें थोड़ा सा क्लास 11th का मैथ लगने वाला है, डिटर्मिनेंट, तो उसको मैं अलग से एक बार बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए पहले तो आप लोगों को डिटर्मिनेंट रूल पढ़ाना पड़ेगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप लोगों का मैथ्स का चैप्टर है, तो हम लोगों को उन रूल्स को थोड़ा सा समझना होगा उसके बाद। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए।